क्लास 6 आज हम आपके सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी हमारा आवास के चौथे पाठ मानचित्र का अध्ययन करेंगे। तो ये तो दिक्सूचक यंत्र दिया हुआ है। तो हमने पिछले उसमें ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा, लेकिन ग्लोब की भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। तो उसके लिए मानचित्र उपयोगी होता है। तो मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो जो एक गोल सतह होती है जैसे ग्लोब है तो हम उसको पूरा चपटा नहीं कर सकते हैं। तो मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। तो मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के, देखिए पहला है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों के दर्शन में भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र, उसमें क्या होते हैं? राज्य, नगर, शहर, गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। फिर है थीमेटिक। तो इसमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हम जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि का जो वितरण है, बटा हुआ है, उसको दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। अब है दूरी। तो दूरी जो है में मानचित्र में एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व उसके भाग को छोटा कर कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है। लेकिन इसे इतनी मानचित्र जो है छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तो ये तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को बताती हो। तो इसके लिए जो है पैमाना जो होता है स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे आपके विद्यालय में घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है तो इसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया। हम वहाँ पर एक सूची बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा और पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो अगर किसी को भी पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों और देशों का कागज पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर ज़मीन के स्थल के 500 किलोमीटर को बताता है, तो इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। हम बड़े उसके लिए बहुत छोटा वो कर रहे हैं। और जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गाँव या शहर को दिखाना तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जिस स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। तो जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो जैसे नक्शे में दिखाया गया है, देखिए मीटर दिखा का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो हम इसमें नापेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 सेंटीमीटर जितने सेंटीमीटर होंगे उनको हम उससे पता चल जाएगा कितने मीटर है। उसके बाद हमारी दिशा, ये देखिए पूरी दिशाएं हैं और ये जो बीच के हैं दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये प्रधान दिक बिंदु हैं और ये इनके जो हैं इनकी और भी इनकी जो दोनों तरफ की दिशाओं को मिलाकर जो बीच की दिशाएं हैं। तो जो हमारा नक्शा होता है उसमें हमेशा जैसे नक्शे में दिया है कि हमेशा उत्तर जो है ऊपर की ओर को दर्शाया जाता है। तो इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो दूसरी दिशाएं भी हम पता लगा सकते हैं। और जो प्रधान दिक बिंदु हैं उनकी मदद से, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता हम लगा सकते हैं। तो फिर ये दिक्सूचक आपने देखा है, ये कंपास जो बोलते हैं, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण को ही दिखाता है। तो इसकी सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। कि अंतर जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी जो चुंबकीय सुई होती है ये हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रहती है। फिर प्रतीक हैं, किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में भिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, कुओं, पटरियों को दिखाना संभव नहीं है। तो इसके लिए निश्चित अक्षर होते हैं, छाया, रंग, चित्र और रेखाएं के माध्यम से हम इनको दर्शाते हैं। ये प्रतीक जो होते हैं कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इनके इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है।
अगर आप किसी क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते और आपको ये प्रतीक चिन्ह पता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कुछ चिन्ह हैं, देखिए इस तरह से दिखाए गए हैं ये तो इन चिन्हों को ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति से सारे विश्व में एक से ये चिन्ह है, तो इनको रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। तो इनको रूढ़ चिन्ह या रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। तो इसमें हमेशा रंगों का इस्तेमाल जो है वो नीले रंग का जो होता है जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से दिखाया गया है, देखिए इसमें भी प्रतीक चिन्हों का या रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। फिर है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक कार्यक्षण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण यानी जो हम निरीक्षण करते देखते हैं उस पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, तो नजरी नक्शा या कच्चा जो बनाते हैं हम तो दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है और आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। फिर है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है।